आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। प्रस्तुत है आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आइए सुनते हैं बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभिनय के क्षेत्र की कलाकार प्रवीणा देशपांडे जी हमारे साथ है। तो प्रवीणा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रवीणा जी, आपने बताया कि जब मुंबई मेरी जान के लिए आपका ऑडिशन हुआ और आपका चयन हो गया तो आप बहुत खुश थी, लेकिन भाई उसके पहले तो आप बहुत सारी जगहों पर गई होंगी और कई बार आपने सुना भी होगा कि नहीं, आपको नहीं लिया गया। ऐसा भी हुआ? नहीं, मैंने फिल्मों के लिए कभी ट्राई नहीं किया था। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फील्ड इतना बड़ा है, पता नहीं मैं उसमें कैसे एंटर होंगी। क्या थोड़ा सा एक हल्का सा मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा सागर है। तो फिर भी आप कूद गई उसमें? हाँ, फिर जब उन्होंने जब मुझे बुलाया और पहचान वाला ग्रुप था एक्चुअली। अच्छा। हाँ जी, वो मुझे पहचानते थे, तो बस फिर मैंने आगे कदम बढ़ाया तो फिर उसको पीछे नहीं खींचा। हाँ, लेकिन काफी धारावाहिक में आप तब तक काफी काम कर चुकी थी। हाँ, और अपनी अभिनय जो क्षमता है उससे भी लोगों को वाकिफ करा चुकी थी। जी, है ना? तो इस तरह से आपको काम मिलता चला गया। फिर आगे कैसे जर्नी चलती रही, आपकी यात्रा चलती रही? उसके बाद मेरे ख्याल से जब मेरे बेटे थोड़े बड़े हुए तो बड़ा वाला बेटा जब 9th में आया था तब मैंने एक ब्रेक ले लिया। मुझे लगा कि अब बच्चे थोड़ा सा इस उम्र में उनको थोड़ी ज़रूरत होती है, माँ घर में रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10th के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कितना 10th में बच्चों को इतना अच्छा कॉलेज मिले, इतना टेंशन होता है उस चीज़ों का। तो 9th पे उस समय मैं 2 सीरियल्स कर रही थी। एक तो प्रॉपर बंद हुआ, दूसरे में मेरा ट्रैक खत्म हो गया, लव स्टोरी और कुमकुम। ये 2 सीरियल कर रही थी, तो फिर उस समय मैंने ब्रेक ले लिया। फिर 2-3 साल मैंने कोई सीरियल नहीं किए फिर। अच्छा। हाँ जी। फिर जब मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में चला गया, उसने इंजीनियरिंग की, जब वो एग्जाम क्लियर करके उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद ही फिर मैंने वापस सीरियल्स में शुरू किया। लेकिन तब तक मैं एड्स के लिए ट्राई करती रही। अच्छा। हाँ जी। एड्स के लिए ट्रायल कैसा होता है कि आप एक ही दिन जाते हो ऑडिशन के लिए, फिर आप वापस आते हो, और अगर आपको जाना भी पड़े तो एक ही दिन का काम होता है। शूटिंग एक दिन की होती है। एक ही दिन की होती है, लेकिन उसमें ऑडिशन की बड़ी उसमें बहुत मतलब मारामारी रहती है। बहुत मारामारी। उस समय तो सारे जो स्टूडियोज थे वो महालक्ष्मी में थे। जी। अभी सारे अंधेरी वेस्ट में हो गए हैं। उस समय महालक्ष्मी में थे, तो आपको वहां से ट्रेन से जाना, ऑडिशन देना, वापस आना। हालांकि उस समय तक मेरे पास कार थी, लेकिन टाउन में जाके फिर वो पार्किंग और वो सब काफी उसकी वो होती है। और लगभग अंधेरी से मुझे लगता है कि महालक्ष्मी तक का सफर जो है वो 20-30 किलोमीटर है। बहुत है जी। तो ना ड्राइव और टेंशन में ड्राइव करो। हालांकि गाड़ी भी मैंने बहुत लेट ली, शुरू से ही नहीं थी, ऐसा नहीं था कि शुरू से ही मेरे पास कार थी, तो धीरे धीरे करके ही हुई। लेकिन ट्रेन से आना जाना ये सफर भी बहुत रहता था। वहां जाके ऑडिशन करो, और बहुत दिनों तक मुझे एड्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा। बहुत दिनों तक, मतलब यहाँ तक कि मैं सोचने लग गई कहीं शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, कुछ तो शायद गलत हो रहा है। इतने ऑडिशन देने के बाद भी कैसा नहीं हो रहा। फिर बस ऐसा अपने ही आप में कि नहीं, शायद ठीक हो रहा है। अच्छा। उसमें फिर मुझे एक मेरी को एक्टर मिली, दीपा, जो उस समय बहुत एक्टिंग करती थी, एड्स करती थी, दीपा परब। वो मुझे वो कहने लगी आंटी आप एड्स का ऑडिशन देना मत छोड़िएगा। अच्छा। आपका चेहरा उस टाइप का है। अच्छा। कि एक जो माओ वाला चेहरा होता है। तो बस उतना सा एक सेंटेंस काफी था और मैं लगी रही। तो बस कभी कभी ऐसा होता है, इतना सा किसी का एक सेंटेंस भी बहुत मायने दे जाता है। हाँ जी। तो कहने का मतलब रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्या बात है। तो चलिए, आपने ये लाइन कह दी तो ये गीत यहाँ सुन ले। हाँ, सुन सकते हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए।
बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। प्रवीणा जी, आमतौर पर कहते हैं कि इस दुनिया से, खास तौर से ये अभिनय की दुनिया में इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है कि अगर आप एक बार आउट हुए तो आउट हो गए। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि ब्रेक ले लिया आपने, फिर उस समय काफी कोऑर्डिनेटर्स भी थे, कास्टिंग वाले भी थे, कभी फोन भी करते थे, फिर उनको मैं मना किया करती थी जी। फिर बाद में फिर वो कई बार फोन ही नहीं करते थे, कहते थे पता नहीं प्रवीणा जी आप काम भी कर रही हैं कि नहीं, पता नहीं जी, ऐसा उनको लगता था। मतलब कभी बहुत 2 साल बाद फोन किया, बोले प्रवीणा जी अब आप कर रही है? मैंने कहा हाँ अब तो कर रही हूँ मैं। अच्छा हाँ मैं पता नहीं जी। तो वो जो एक कहते हैं ना माला में जैसे फिर वापस हमारे मोती पिरोने वाली वापस वो होती है जी, कि वापस एक एक मोती डालो, उसको पिरो और उसको फिर वापस माला बनाओ। तो फिर क्या मतलब फिर से जब आप 2 साल बाद आपने जब शुरू किया तो फिर सब से आपने अप्रोच करना शुरू किया होगा, फिर नए सिरे से काम? बिल्कुल नए सिरे से वापस काम। और जैसे तब तक मालूम था कौन कौन कास्टिंग करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर्स भी थे, अभी भी हैं, मतलब इन लोगों से कांटेक्ट करना, ये सब करना कि भाई आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। तो उसमें फिर वापस 3 साल बाद वापस शुरू किया। फिर उसके बाद मेरा छोटा वाला बेटा तब तक फिर लाइन पर आ गया तो फिर उसके साथ फिर लगभग 3 साल का उसके साथ भी ब्रेक लिया। तब सब कुछ, हालांकि उसके हेल्थ इश्यूज भी सेटल हो गए, काफी कुछ मैं देख रही थी कि परिवार सेटल्ड है, ठहराव महसूस किया। और फिर मैंने सोचा अब शायद एक समय है जब मैं एक कदम आगे बढ़ा सकती हूँ अपने लिए। पर इस बीच फिर मेरा एड्स का काम चलता रहा। अच्छा। एड्स पिकअप कर लिए मैंने। आज की तारीख में लगभग शायद 250 एड्स किए होंगे। और क्या बात है। हाँ जी, लेकिन वो सिलसिला उसी समय शुरू हुआ। लगभग 250 आपने एड्स में काम किया, एड फिल्मों में। हाँ जी। क्या फर्क लगता है आपको इसमें काम करने में, फिल्म में काम करने में? और अब वेब सीरीज की बात करें तो उसमें भी आपने मतलब क्या कहना चाहिए, छा गई हैं आप। और जी जी धन्यवाद। धारावाहिक भी आपने किया। हाँ जी। तो क्या फर्क है, क्या लगता है आपको? सारे ही मीडियम अलग अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जैसे एड्स एक बहुत फास्ट मीडियम है, कोई भी चीज आपको बहुत कम समय में आपको दर्शानी है, तो आपके हाव भाव के हिसाब से भी वो बहुत क्विक रिएक्शन चाहते हैं, लेकिन कभी वो ओवर द टॉप नहीं चाहते। जैसे जो सीरियल में हल्का सा जो रिएक्शंस होते हैं हल्के से कंपैरेटिवली लाउडर होते हैं, लेकिन एड्स में वो बहुत सहज
अभिनय चाहते हैं जी। कि एक बहुत नॉर्मल लगे और बहुत क्विक लगे। अच्छा। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ऐड करते हैं। तो बढ़ते रहने का नाम है प्रवीणा देशपांडे जी। और हमारे साथ हैं इस वक्त, इनके अनुभव हम साझा कर रहे हैं। परमाणु फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या अनुभव रहा, कैसा लगा इसमें काम करके? बहुत अच्छा लगा। इस तरीके की जो फिल्में होती हैं जो कहीं देश से जुड़ी होती हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, उनकी प्रगति से जुड़ी हुई होती हैं, वो करने में अलग ही आनंद आता है। फिर आपका रोल कितना भी बड़ा हो, मतलब छोटा हो कहना चाहिए, बट अगर इम्पोर्टेंट हो ऑफ कोर्स, तो वो करने में एक अलग ही आनंद है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं परमाणु के साथ जुड़ी। तो भाई चलिए यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। प्रवीणा जी ऐड करते हैं, चलिए ये बात हो गई, लेकिन धारावाहिक और वेब सीरीज में क्या फर्क लगता है आपको? वेब सीरीज बहुत मतलब इसमें बहुत फिनेस होती है, इनकी जो टेकिंग होती है वो बहुत मतलब फिल्मों की तरह ही होती है इनकी, बस इतने इनमें एपिसोड्स बहुत होते हैं। आप देखिए वेब सीरीज का जो कंटेंट होता है, उनकी जो स्टोरी लाइन होती है, हम उनसे जुड़ पाते हैं जी। बहुत नॉर्मल होता है, मतलब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो रहा है आसपास की चीज़ है, बहुत मतलब फिल्मों में भी लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन इनका कंटेंट बहुत डे टू डे वाला है जी। फिल्मों में जनरली तो ओवर द टॉप वाली चीजें होती हैं, और जब वेब सीरीज होती है तो उनका वही रहता है कि बहुत सहजता हो और सामने देखने वाले को लगे कि बिल्कुल हो ही रहा है। हालांकि फिल्मों की भी वही बात है, क्योंकि फिल्मों का तो और
पर्दा भी बहुत बड़ा होता है, तो आपका थोड़ा सा भी हाव भाव अगर यहाँ से भी वहां हो गया तो वो लाउड लगने लग जाता है। तो वो भी एक कंट्रोल मीडियम है, दोनों में ही सहजता की आवश्यकता है। फिल्म तो लाइफ साइज से बिग साइज दिखाते हैं ना, बहुत 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 बड़ा साइज हो जाता है, उसका स्क्रीन भी इतना बड़ा है, तो अगर आपकी आंख भी एक्स्ट्रा हिल जाती है वो भी दिख जाता है, अगर आपके ओंठ भी थोड़े से एक्स्ट्रा हिल जाते हैं, तो ये दोनों ही बहुत सहज मीडियम है। तो कैसे मतलब सुन के बड़ा मुश्किल लग रहा है प्रवीणा जी, इसको समझना थोड़ा सा एक मुश्किल है, और वो कंट्रोल्ड है एक्चुअली, कि आप उस कंट्रोल में रह के अगर आप कर पाए तो शायद दैट इज द की। तो इसके लिए आप कुछ खास तैयारी करती हैं या क्या करती हैं? नहीं, तैयारी के तौर पे तो अपने कैरेक्टर में जाना ही सबसे बड़ी तैयारी है जी। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैंने अवरोध एक वेब सीरीज की जो उरी अटैक पे बेस्ड थी जी, अभी भी है वो सोनी लिव पे, तो उसमें मैंने सुषमा स्वराज जी की भूमिका निभाई है जी। तो जब हम किसी की भूमिका निभाते हैं तो उसको पोर्ट्रे करना एक बहुत मतलब उसमें बहुत थोड़ा सा प्रेशर होता है, बहुत टेंशन होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ ना करें कि कैरिकेचर लगे कि जबरदस्ती हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ऐसे लगे कि अगर ये सुषमा स्वराज दिखा रही हैं तो वो वही हैं, आप अपने अंदाज में भी उनको पोर्ट्रे कर सकती हैं। तो ये एक है, उसमें मुझे बड़ा प्रेशर था। आप देखिए अब जैसे सुषमा स्वराज जी हैं, इनका कैसे कंट्रोल्ड, उनके एक्सप्रेशंस कभी भी नहीं रहे हैं जी। अगर वो जब भी बात करती थी तो उनकी बातों में तेजी रहती थी, लेकिन अगर आप उनके हाव भाव देखेंगे ना तो आपको हमेशा कंट्रोल दिखती थी वो। तो ये कॉम्बिनेशन लाना बड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज और बोलने में दोनों में बहुत फर्क रहता था। हाँ, अब हम लोग तो एक्टर्स हैं तो खट से चेहरे पे भाव आ जाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा भाव ना लाके और वो बिल्कुल एक दृष्टि में देखते हुए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चलना सब कुछ अलग। जाहिर है कि किसी की कॉपी करना मुश्किल होता है। जी जी, क्योंकि आपका अपना एक व्यक्तित्व होता है और किसी को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, है ना जी। और बाकी कोई अगर भूमिका मिलती है तो जाहिर है कि आप अपना उसमें कुछ भी डाल सकते हैं पुट। बिल्कुल, तो ये एक थोड़ा सा एक हल्का सा लगता है क्योंकि लोगों की बड़ी नजर होती है जी। जब हम किसी को पोर्ट्रे करते हैं लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, अदरवाइज इतने ध्यान से शायद ना भी देखें जी। आप फिल्में देखती हैं या नहीं? हाँ, फिल्में देखती हूँ ना मैं। तो अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले कौन सी फिल्म आपको याद आती है? कोई खास या कोई गीत? मेरे ख्याल से जीना जीना वाला आतिफ असलम का भी बहुत प्यारा गाना है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है,
सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ऐसे ही किसी और भूमिका में आपको कुछ महसूस हुआ? एक मैंने बोस डेड एंड अलाइव की, जिसमें मैंने प्रभावती बोस, श्रीमती बोस की भूमिका निभाई, सुभाष जी की मदर। तो वो एक मतलब मानसिक तौर पर मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि उस जर्नी को जानना, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना, और वो एक अलग तरीके से मैं अपने आप में ग्रोथ कहती हूँ। तो आपने फिर उसके लिए पूरी पढ़ाई की? हाँ जी, किसी भी कैरेक्टर के लिए ना जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई अगर कैसा है, ऐसा है तो क्यों है जी। अभी फिलहाल में रॉकेट बॉयज एक है वेब सीरीज, जिसमें मैंने विक्रम साराभाई, उनकी माँ का रोल किया है जी। तो वो भी एक कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत सिंपल है। अभी अंबालाल साराभाई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत नाम था, लेकिन उनकी पत्नी जो है बहुत सिंपल है। तो ऐसा लगता है कि इतनी सिंप्लिसिटी के पीछे फिर आप जाना चालू करते हो कि क्यों कोई इतना सिंपल था। इतना पैसा होने के बाद वो बहुत, उनका रहन सहन, बिहेवियर, तो आपको वो स्टडी करनी ही पड़ती है। तो ये जब ऐसे रोल मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको शायद कहीं अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, तो उसको फिर अच्छे से करो। क्या बात है। हाँ जी। तो आपको जो ऐसे भूमिका मिल जाती है जिसमें कि कोई बहुत अध्ययन ना करना हो और फिर भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया, वो ज्यादा बेहतर लगता है या जैसे कि किसी खास कैरेक्टर को करने में मजा आता है? दोनों ही। दोनों ही। हम एज एन एक्टर जो भी ऐसी कोई भूमिका हो, अगर नॉर्मल भी हो, लेकिन उसमें ऐसे कुछ सीन्स हों जिसमें मुझे कुछ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, तो उसमें भी बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन जो ऑफ कोर्स ये इस तरीके के टॉपिक होते हैं, इसमें अलग सा अभिमान भी लगता है। जैसे कोई देश से जुड़ा हो, भी रॉकेट बॉयज जैसी बड़ी सीरीज है जी, वो एक अलग भावना है। बट एज एन एक्टर दोनों में ही मजा आता है। प्रवीणा जी, एक गीत सुनते चलते हैं आगे और उसके बाद इसके बाद की बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और कहीं क्या तुमसे
रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह, मुझे जुदा ना हो तुमसे, तुमसे और कहीं क्या सफर है तू मेरा कारवां, अब हर मंजिल तू ही है रास्ता, ऐसा हुआ असर ये तेरे इश्क का, दस्तक तेरी सुने तो धड़के दिल मेरा, तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी है सुबह, मुझे जुदा ना हो तुमसे, तुमसे और कहीं क्या हो तुमसे, तुमसे मुझे जुदा ना हो तुमसे, तुमसे और कहीं क्या हो तुमसे, तुमसे। प्रवीणा जी, अगर बात करें तो खास तौर से एक अभिनय की दृष्टि से वेब सीरीज और फिल्मों में क्या फर्क लगता है आपको? फिल्मों में वैसे जनरली अब तो खैर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बहुत अच्छी भी फिल्में बनाने लग गए। अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी हमने देखा कि सिनेमा के दौर में बहुत अलग अलग फिल्में, बहुत बदलाव आया है, तो उसमें फिर हम शायद कुछ अपेक्षा कर सकते हैं, कुछ हमारे लिए भी अच्छा सा निकला है। पर अभी तक तो ऐसा था कि जनरली कैरेक्टर रोल्स के लिए बहुत स्कोप नहीं रहता था। आपके लिए अच्छा निकला है, मतलब कि अभी तक आपका कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से हीरो हीरोइन बेस्ड ही फिल्में बनी? जी है ना? अभी तक तो वैसे ही था जनरली। अब कुछ सालों में अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे लिए भी निकले, हम जैसे लोगों के लिए भी निकले। और वेब सीरीज में क्या लगता है आपको कि हर जो किरदार होता है वो अपनी एक अलग पहचान बना लेता है? जी बिल्कुल, वेब सीरीज का जो उनके प्रोजेक्ट ही होते हैं बहुत जिंदगी से जुड़े हुए जनरली होते हैं जी। तो वहाँ पे बहुत एक स्कोप होता है कि हमने देखे हैं कि पिछले सालों में कितने लोग उभर के आए हैं जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई बहुत छोटी मोटी भूमिकाएं में हमने देखा है, आज अचानक बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये वेब सीरीज का कमाल तो है क्योंकि उनका कंटेंट अलग है, उनका मेकिंग भी फिल्मों की ही तरह है, और मेरे ख्याल से कैरेक्टर एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी संधि है। जी, और एक बात और भी है कि इतनी ज़्यादा सीरीज होती हैं तो जाहिर है कि उसका फैलाव इतना है कि सब कुछ दिखाने का उनके पास भी मौका है। अदरवाइज अगर आप देखें तो फिल्मों में 3 घंटे में आप कितने लोगों को दिखा लेंगे, 2.5 घंटे में कितना दिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है ना। इसमें तो ये बहुत इनका फैलाव इतना बड़ा है ना। आप देखिए कोई भी 5, 6, 9, 10 एपिसोड होते हैं, उसके बाद कई सीरीज आती हैं। हाँ जी, तो जाहिर है कि सबको मौका मिलता है। प्रवीणा जी बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे ऐसे कलाकारों को देख के लगता है कि ये कहाँ छुपे थे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बहुत प्रतिभाएं निकल कर आई हैं जी। तो सबको करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो किसी भी कद काठी का हो, किसी भी उम्र का हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा, है ना। बिल्कुल, इसमें लुक्स तो इमटेरियल हैं जी, सबके लिए कुछ ना कुछ काम है, बशर्ते उस टाइप की चीजें बने बस। और उसके संग संग आपकी अपनी क्षमता, आपकी अपनी मेहनत और आपका अपना आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? मोंटारे है स्वानंद किरकिरे वाला, कागज के जो पंख लेके उड़ा चला जाए रे।
दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबो का मोंटारे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबो का मोंटारे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबो का मोंटारे। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और आज हमारी मेहमान है प्रवीणा देशपांडे जी, और इनसे हम बात कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी बात बताई कि किस तरह से रायपुर से आप मुंबई आई और अपने लिए एक जगह तलाश करती रहीं और संघर्ष करती रहीं। प्रवीणा जी, ये तो हो गई आपकी इन सारी चीज़ों की बातें, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पर आपके क्या शौक हैं और क्या पसंद करती हैं आप? व्यक्तिगत तौर पे मुझे पेंटिंग पसंद है। मैं पहले किया करती थी, पहले स्केच किया करती थी, फिर ऑयल्स पे आई, कैनवस पे, फिर अभी कुछ सालों में मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया जी एक्रेलिक के साथ। तो ये सब कुछ मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और अभी खैर पिछले 4-5 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो ये समय समय की बात होती है, कभी मूड होता है तो कर लेते हैं। बाकी जैसे हम रायपुर में थे तो बागवानी का शौक था, यहाँ पे भी हमारे बालकनी में है पेड़ पौधे, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो बांध के रखती हैं, प्रकृति से जोड़ के रखती हैं। आपने जैसे कहा कि छूट जाती हैं या इधर काम बढ़ जाता है इसलिए छूटती हैं, या पेंटिंग सिर्फ मूड की वजह से करती हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल से थोड़ा मूड ओरिएंटेड भी होता है। फिर भी क्या लगता है आपको कि इतने सब काम के बाद जब आप सीरीज में काम करती हैं या फिल्मों में काम किया आपने, तो कितनी व्यस्तता रहती है कि इन सब के लिए समय निकालना, फिर बच्चों के लिए समय निकालना, सब कैसे मैनेज कर पाती हैं? जब मैं डेली सोप किया करती थी तब शायद व्यस्तता रही होगी। अब मैं पीछे मुड़ के देख तो कभी मुझे आश्चर्य होता है मैंने इतने सारे कैसे कर लिए, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने इतने सारे कब कर लिए। तो सच में कैसे कर लिए ये बताइए। पता नहीं मुझे, मतलब
देखा जाए तो मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि बच्चों के हर प्रोग्राम में, उनके स्कूल में, कॉलेजेस में, कभी भी जनरली स्कूल्स में होता ही है, कभी पेरेंट्स का तो बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है जी। और बच्चों को भी अच्छा लगता है अगर माँ साथ में हो। तो मुझे ऐसे याद आता है कि मैंने लगभग हर चीज़ में, मैं लगभग क्या ऑलमोस्ट 100% मैं वहाँ पे रही हूँ। हाँ, जाहिर है आपने अपना काम जो है उस समय स्थगित कर दिया जब बच्चे ऐसे समय में थे। वो तो उस समय जब उनका वो क्रूशियल ईयर्स थे, लेकिन उसके बावजूद जब ये सीरियल्स और ये सब बन रहे थे तो बच्चों की भी अपनी जर्नी होती, कभी 3rd, 4th, 5th वाले भी बच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो कभी पेरेंट्स डे होता है, कभी कुछ होता है, उनका एनुअल फंक्शन होता है, तो कभी पेरेंट्स टीचर मीट होती है। तो ये हर चीज़ में मैं रही हूँ, इस चीज़ की मुझे खुशी भी है और इसीलिए मुझे याद नहीं आता कि मैंने इतना सब सीरियल कब कर लिया, लेकिन ये मैनेज हो पाया, इसमें शायद ईश्वर की बहुत कृपा है। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सपना दे जा मुझको, कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू
हमारी बहुत सारी बहनें सुन रही होंगी और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कार्यक्षेत्र जो है वो स्त्रियों के लिए ही है। क्या काम के साथ इन सारी चीजों के लिए भी समय निकालना और पूरे को अच्छे से सबकी व्यवस्था कर लेना, क्या लगता है कैसे हो सकता है? किन चीज पर फोकस किया जाए, क्या सोचा जाए? परिवार को महत्व दिया जाए या व्यवसाय को दिया जाए, या दोनों को कैसे तालमेल, एक संतुलन कैसे बनाकर चला जाए? नारी आदतन मेरे ख्याल से मल्टीटास्किंग वाली होती है जी, कि अगर कुछ कर रही होती हैं तो उनके दिमाग में और दूसरी भी चीजें होती हैं, मैं ये भी कर लूं, फिर वहां पे भी ऑर्गेनाइज कर लूं, तो ये सब बहुत होता है। मेरे ख्याल से हर एक को ये नहीं कर पाता जी। तो इसलिए शायद ये चीज मेरे ख्याल से ईश्वर की देन है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, कि हम बहुत सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। हम देखते हैं जैसे मैं पहले जब सफर हुआ करता था ट्रेन में, तो औरतें वापस ऑफिस से आते हुए सब्जी उठा ली, ट्रेन में बैठे बैठे सब्जी तोड़ लेना, फिर घर जाके उसको छौंक देना, मतलब कहीं ऐसे थकने वाला नामो निशान ही नहीं है जी। वो एक कहीं अंदर से ही बल रहता है मेरे ख्याल से। जहाँ परिवार की बात आती है, हम में एक अंदर से एक बल होता है, तब हम थकते नहीं है। बाद में लास्ट में भले थक जाएं, लेकिन वो पूरा काम करके ही दम लेते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। चलिए, परिवार की बात आ रही है, तो जब आप सीरीज कर भी रही थी, आप एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी, तब बच्चों के स्कूल में जब जाती थी, तब किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया रहती थी और आपको खुद कैसा लगता था? नहीं, ऐसे कुछ ओवर द टॉप मैं भी नहीं करती थी। आदतन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही जाती हूँ जैसे आप मुझे अभी देख रही हैं। तो जो जानने वाले होते थे, जो देखते थे, वो कभी बताते भी थे मुझे कि ऐसा काम हुआ, जो मुझे बड़ा एनकरेज भी करता था, अच्छा भी लगता था। लेकिन मेरे रखरखाव में ऐसा ही है, मतलब कई बार मैं बाहर निकल जाती हूँ, और अब तो खैर मास्क है तो इतना तो लोग कभी देखते भी हैं, नहीं भी देखते। मुंबई का क्राउड है, बट जब कभी कोई एक्नॉलेज करता है तो खुशी भी होती है। नहीं, बच्चों को कैसा लगता था जब आप जाती थी उनके स्कूल में? तब बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। मेरा बेटा कॉलेज में मुझे कहता था, ऐसे सलवार कमीज में ना आना, साड़ी पहन के बिंदी बिंदी लगा के आना। अच्छा। मतलब वो एक रूप होता है कि लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं ना। हाँ, यानी कि तुरंत पहचान जाए कि ये है जाना पहचाना चेहरा। तो ये मेरा छोटा वाला कहता था कि और ठीक से आना, उसमें मतलब मस्ती में, बड़ा मस्ती वाला है वो। तो कहता है मतलब थोड़ा सा लोग पहचाने टाइप का। मैं ऐसे हंस देती थी, ऐसा नॉट दैट आई यूज्ड टू गो लाइक दैट। हाँ, लेकिन बच्चों को लगता था कि हाँ, कॉलर उनकी ऊंची रहनी चाहिए, थोड़ी सी। हाँ, मतलब कोई चार लोग कह दें तो उनको अच्छा लगता है। सेलिब्रिटी के मेरा बड़ा जो बेटा था, बहुत साल तक उसने कभी बताया नहीं था कि माँ ऐड करती है और ये सब है। इंजीनियरिंग में था वो जी। हाँ। पति की क्या प्रतिक्रिया रही और उनका कितना सपोर्ट रहा? पति का सपोर्ट इस मामले में रहा। मेरे पति जो हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे बात नहीं करते, कभी भी दूसरी चीजों में भी रोक टोक नहीं करते वो। फिर मैं कहूँ तो अगर कुछ उनको लगे कि ठीक नहीं है, तभी कहते हैं कि भाई ठीक नहीं है। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, तब मुझे वही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा रिएक्शन, बट थोड़ी देर तो साइलेंट रहे। फिर उन्होंने कहा कि जो भी है सोच समझ के करना और संभल के करना। एक उनका यही वाक्य था, मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जी। हाँ, मैं उसमें भी बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो इतना कह के इन्होंने कुछ आगे नहीं कहा ना, मैंने कहा ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और वैसे भी माता पिता के संग जो आपको मिला था, तो संभल के चलने वाली आदत तो आपकी थी। हाँ जी बिल्कुल। प्रवीणा जी, बातें हमारे श्रोताओं को जरूर अच्छी लग रही होंगी, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे होंगे, और आपको भी लगता है कि गीत आपकी पसंद का हम लोग सुन लें। जरूर। प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहब्बत में एक नई। रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है।
मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास, वहाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द प्रवीणा जी, आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, क्या अनुभव रहा आपका उसका? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और लोग बड़े हेल्पफुल भी हैं वहाँ पे। मोहाली में हमारी शूटिंग हुई थी, दोनों ही जो फिल्में हैं वहीं पे मोहाली में उनकी शूटिंग हुई थी। बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत हेल्पफुल भी हैं। अगर कभी हमें नहीं जम रहा था या कोई उच्चार अगर गलत हो रहा था तो सारे ही लोग, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत मज़ा भी आया करने में। क्या लगता है कि आपके अपने व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अभी तक सारी बातें आप सकारात्मक बहुत अच्छा बता रही हैं? ये सिर्फ आपको मिलता रहा या प्रवीणा देशपांडे का अपना एक खास शस्त्र है और उनकी जो पावर है वो है जिसकी वजह से वो सारी बाधाएं बड़ी आसानी से पार कर लेती हैं? क्या बताऊं इस बात के लिए, लेकिन एक चीज है कि जो मैंने बताया ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा वाला, अच्छा ही वाला। क्या बात है, क्या बात है। तो जो भी कोशिश करें बस अच्छा ही होता है। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, ये तो मुझ
आजकल आप क्या कर रही हैं? जैसे आपने बताया कि वेब सीरीज में आप अपने लिए कुछ अच्छा स्कोप ढूंढते हैं या किरदार के लिए हर उम्र के लिए काम है। हाँ जी। तो कुछ चयन करते समय फिल्मों की बात हो या सीरीज की बात हो या धारावाहिक की बात हो, किस चीज का आप ख्याल रखती हैं? बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो प्रोजेक्ट क्या है, किस टॉपिक पे बेस्ड है, और उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं, डायरेक्टर्स कौन हैं, कास्टिंग कैसी हो रही है। टॉपिक, सबसे बड़ी बात ये वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसका विषय क्या है, उसमें आप कहाँ हो। ऐसा है ना कि उसमें भी आप कहाँ पे हो, कहीं दिख भी रहे हो या नहीं दिख रहे हो। वेब सीरीज इतना बड़ा मीडियम है, तो इतने सालों बाद अब मैं चाहती हूँ कि कुछ करूँ जहाँ एक सब्सटैंशियल चीज़ हो, जहाँ मुझे भी करने में अच्छा लगे। तो ये मेरी कोशिश है कि कुछ अच्छा करूँ। मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी कि एक डबिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ करने लायक है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि मैं थोड़े से प्राइम रोल्स देख रही हूँ, तो उसमें थोड़ा वक्त है मेरे पास, तो उसमें मैं थोड़ा सा डबिंग भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी आप देख रही हैं जैसे अंग्रेजी की भी हिंदी में आती हैं, साउथ की भी हिंदी में आ रही हैं, तो ये बहुत डबिंग का काम निकला है। फिर ऑडियो बुक्स हैं, तो वॉइस का बहुत काम फैल गया है। तो मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि कई बार हमें लगता है कि हम कुछ करें और हमें पता ही नहीं होता भी क्या। कई बार हमारी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो ये इतनी हम में खूबियां होती, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो जैसे फिलहाल मैं जाके अभी मैं कुछ डबिंग भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, तब मुझे ध्यान में आ रहा है कि बहुत इसमें अभी कल ही मैं गई थी, तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें पूरा ऑडियो स्टोरी थी, महाभारत की ऑडियो हो रहा था। एक सिंगल कैरेक्टर पूरा ऑडियो दे रहे थे वो, उसमें जितने कैरेक्टर्स है सबका ऑडियो वो सिंगल दे रहे थे। अगर कोई करना चाहे, बस इतना ही है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें। हम में बहुत सारी देन है जो हम कई सोच भी नहीं पाते, शायद हमें नॉलेज भी नहीं होता कि इतना इस चीज़ का फैलाव है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबको ये भी बताऊं कि ऐसा एक स्कोप है, आप अपने आप को जांच पड़ताल कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब इंटरेस्ट हो तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे साथ है प्रवीणा देशपांडे जी, जो कि रायपुर से आई और मुंबई में आकर किस तरह से उन्होंने खुद अपनी एक यात्रा शुरू की और अपने आप को स्थापित कर लिया। जी इसमें एक मुझे बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है। अपनी कहानी छोड़ जा, खुद की निशानी छोड़ जा, कौन कहे सूर तू फिर आए ना आए। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए।
हाय रे भाई रे ये गाना है जो काफी इंस्पायर करता है। तो गाना तो आप गा लेती हैं, तो अभी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करती? प्रैक्टिस तो नहीं करती मैं, कभी गुनगुना लेती हूँ बस शौकिया तौर पे। शौकिया तौर पे गुनगुना लेती हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत सारी प्रतिभाओं की आप एक कहना चाहिए पोटली हैं प्रवीणा जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, दोस्तों से हम जरूर बताना चाहेंगे आपकी जो विनम्रता है, शालीनता है, वो बहुत काबिले तारीफ है, जो दिल तक पहुंचती है। और ये सबक है, सिर्फ इसलिए हम श्रोताओं को बता रहे हैं क्योंकि हमारा ये माध्यम जो है इसमें बताना बहुत जरूरी है। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इस महकमे में रहना, इस उद्योग में रहना, जिसको कि हम बहुत ग्लैमर और बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ देखते हैं और सोचते हैं कि जब तक कि आप बहुत तेज तर्रार और बहुत स्टाइल में नहीं रहेंगे आप नहीं यहाँ पर रह सकते। लेकिन प्रवीणा जी से मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आप एक सरल तरीके से भी इस इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से और अपनी प्रतिभा के साथ इसमें अपने पैर जमा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सराहना की मेरी, और ये शब्द मेरे साथ बहुत दिन रहेंगे। नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा प्रवीणा जी आपसे बात करके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे खासकर पीछे मुड़ के देखने का मौका मिला, जो अपने आप में एक आनंद है। प्रवीणा जी, आपने जैसे कहा कि पीछे देखने का मौका मिला, तो वैसे कभी खाली बैठी रहती हैं तो देखती हैं कभी पीछे कि कैसे दौड़ते थे, कैसे बच्चे छोटे थे, घर में छोड़ के जाते थे, फिर ट्रेन में सफर करते थे? कभी सोचती है? नहीं, ऐसे तो नहीं सोचती हूँ कभी। जो बीत गया बात गई, क्या कहते हैं वो, रात गई बात गई। बस अब अच्छा ही जो भी है अच्छा ही सोचो, आगे की सोचो और प्रेजेंट में खुश रहो, यही है बस। क्या बात है, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है और हम सब अगर जीवन में इसे धारण कर लें तो जाहिर है सफल हो जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा प्रवीणा जी आपसे बात करके, वाकई। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का आप दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर का था, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।